Hello students, here our next lecture of class 10th, subject biology, chapter 1st, and I think it's last topic. यस एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो हमारे लास्ट टॉपिक बच गया है आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस जिसे हम कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन की बात करी थी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करी थी और बाकी हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं चैप्टर 1 के लाइफ प्रोसेसेस के। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, तो मोचुनो में आपको दिया गया है आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस क्या होता है। तो देखिए, किडनी आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। तो किडनी वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सर्वाइवल के लिए। अगर कोई सर्वाइव करना चाहेगा या एक हेल्दी लाइफ अगर हम चाहते हैं तो किडनी वहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करती है। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, इंजरी और रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनीज। ठीक है, तो कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इंजरी हो गई, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाया किडनी में, तो ये क्या करता है, किडनी की नेचुरली काम करने की जो एफिनिटी होती है उसे ख़त्म कर देता है। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। तो ये क्या करता है, इसकी वजह से, इन किडनी के प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाने की वजह से बॉडी में जो पॉइजनस जो वेस्ट होता है वो पॉइजन के फॉर्म में आ जाता है, या पॉइजनस वेस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, विच कैन इवन लीड टू डेथ। कभी कभी इससे क्या हो सकती है, डेथ भी हो जाती है। ठीक है, अगर किडनी फेलियर आपने नेम सुना होगा ना, वही होता है ये। तो किडनी फेल हो जाती है, दोनों किडनी काम करना बंद कर देती है। काम करना बंद कर देती है मीन्स फिल्ट्रेशन वो रोक देती है किसी प्रॉब्लम की वजह से। तो इससे क्या हो जाता है, अगर वेस्ट मटेरियल लगातार बॉडी में एंटर करते रहें तो उससे जो इंसान है, जो पेशेंट है, उसकी डेथ भी हो जाती है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर, अगर किडनी फेलियर की बात करें, एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, अगर आपकी नेचुरल बॉडी में प्रेजेंट किडनी अगर फेल हो गई है, उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, ऑर्गन फेलियर हो गया है, तो आर्टिफिशियल किडनी हम यूज कर सकते हैं। तो एन artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis। तो इसमें क्या किया जाता है, जो आर्टिफिशियल किडनी होती है ना, उसको वो एक डिवाइस होती है जो कि हमारी बॉडी में बनने वाले नाइट्रोजिनस वेस्टेज को, जो कि हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ा था, तो नाइट्रोजिनस वेस्टेज को क्या करती है, लाइक यूरिन हो गया ना, इनको क्या करती है, बॉडी से बाहर निकालती है, किसके थ्रू, डायलिसिस के थ्रू। ठीक है, इसमें होता क्या है, आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स। तो ये हमें डायग्राम दिया गया है आर्टिफिशियल किडनी का, लाइन फ्रॉम एपरेटस टू वेन्स, वेन से जा रहा है, ये लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, यहाँ से पंप होगा, ब्लड पंप होगा, ट्यूबिंग मेड ऑफ अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन जैसे कि सेलुलोज, उसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन है, डायलिसिंग सॉल्यूशन, यूज डायलिसिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विथ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विथ डायलिसिंग फ्लूइड। तो इसको क्या किया जाता है, बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं जिनको कि एक टैंक में, जिसमें कि डायलिसिंग फ्लूइड है, उसमें सस्पेंड कर दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। द फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। तो जैसे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर इस फ्लूइड का भी होता है। ठीक है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्टेज। इसमें नाइट्रोजिनस वेस्टेज से रहित ये होता है, बस यही इसमें चेंज होता है। एक्सेप्ट दैट द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब। तो क्या किया जाता है, इन ट्यूब्स में पेशेंट का जो ब्लड होता है उसे पास कराया जाता है। ठीक है, उसे भेज दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस पासेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। तो इस पासेज के टाइम पे, जिस टाइम पे ब्लड पास हो रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ब्लड से आने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उन्हें क्या किया जाता है, पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। डायलिसिंग फ्लूइड में उसे क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, किसके थ्रू, इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू। देखो, एक तरफ से हमें जाते हुए दिखाई दे रहा है ना, एक तरफ से हमें एरो लगाया है, यहाँ जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पेशेंट की बॉडी से ब्लड को भेजा जा रहा है ताकि वो प्योरीफाई हो, और दूसरी जगह से वो यहाँ आ रहा है और उसके बाद उसे क्या कर दिया जा रहा है, प्योर किया जा रहा है, और वापस जो प्योरीफाई ब्लड है वो बॉडी में भेजा जा रहा है। ठीक है, तो यही हमारा डायलिसिंग मशीन होती है या डायलिसिंग प्रोसेस होती है।
The patient blood is passed through these tubes. During this passage, the waste product from the blood pass into dialysing fluid by diffusion. यहाँ पे diffusion की process होती है, diffusion के through से भेजा जाता है और the purified blood is pumped back into the patient. तो उसके बाद क्या किया जाता है, purified blood को patient की body में इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू क्या किया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, ये यहाँ से लगा है, नीचे आया, यहाँ से ये पंप लगा हुआ है, इससे यहाँ आएगा। तो उसके बाद दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। ये वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारी किडनी काम करती है, बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। तो ये थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जबकि जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि किडनी क्या करती है, सेकंड स्टेप क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन का होता है ना। रीएब्जॉर्ब करती है किडनी, उसे जितने भी वेस्ट हैं, जितना भी यूज़ कर सकती है उसे दोबारा से यूज़ करती है, पीसीटी में उसे डालती है, पीसीटी से फिर डीसीटी में डालती है, फिर यूरेटर में भेज के यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा से बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन जैसा कोई भी फिनोमिना यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, जितना यूज़ किया जितना है उतना उसकी बॉडी में जाएगा, but it is different since there is no reabsorption involved. Normally in a healthy adult, अगर हम एक healthy adult की बात करें, मतलब इसमें कुछ नहीं है, एक मशीन होती है और वो लोग इसे यूज करते हैं, हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और उन लोगों के लिए ये होता है जिनकी दोनों किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं, जिनकी किडनी ने फिल्ट्रेशन करना रोक दिया है। तो उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से एक जगह से जो बॉडी का इम्प्योर ब्लड है उसे भेजा जाता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगे रहती है और दूसरी जगह से वो ब्लड प्योर होके वापस बॉडी में भेजा जाता है। इसे हम डायलिसिस बोलते हैं और ये तब काम और ये सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ब्लड की ही तरह इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, लेकिन इसमें रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, तो अब बोल रहा है यहाँ पे को आपको, नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। तो लेकिन नॉर्मली जो एक हेल्दी एडल्ट है जिसमें किडनी प्रॉब्लम नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी नॉर्मली हेल्दी पर्सन जो है, उसमें जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है ना 180 लीटर डेली, इतना फिल्ट्रेशन होता है। बट हावेवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और 2 अ डे। तो लेकिन जितना एक्सक्रीट हम करते हैं यूरिन के फॉर्म में वो सिर्फ 1 लीटर या 2 लीटर होता है 180 लीटर में से। क्यों? क्योंकि उतना 178 लीटर के आसपास वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब देखो कितना ज़्यादा जरूरी है बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो हार्मफुल नहीं होता है, जितना रीएब्जॉर्ब कर लिया गया है वो हार्मफुल नहीं होता है बॉडी में, बॉडी के सेल्स उसे दोबारा से यूज करते हैं। तो द वॉल्यूम एक्चुअली created is only a liter or 2 a day because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules। दोबारा से reabsorb कर लिया जाता है और उस पर्सन के यूज के लायक उसे बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये तो था आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलिसिस की हमने बात करी। हेयर और नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में एक्सक्रीशन की हम बात करते हैं। क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं? Plants use completely different strategies for excretion than those of animals। एनिमल्स से बिल्कुल अलग जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में होती है, किसकी? एक्सक्रीशन की। ठीक है, अलग इनकी मेथड होती है। और ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑक्सीजन बनता है वो ऑक्सीजन इनका क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट डील विथ ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि कैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, कैसे ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। उनका वेस्ट जो होता है वो ट्रांसपिरेशन भी होता है, एक्सेस वाटर जो होता है। फॉर अदर वेस्टेज प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। तो प्लांट्स क्या करते हैं और बाकी अदर जो वेस्टेज होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, प्लांट क्या यूज़ करते हैं, प्लांट ये माना जाता है प्लांट्स यूज़ द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज। हमने पढ़ा है कि 9th में हमने आगे पढ़ा था कि जो एनिमल प्लांट्स टिश्यूज होती हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो टिश्यूज होती हैं, मोस्ट टिश्यूज आर डेड या मोस्ट सेल्स आर डेड सेल्स एंड दैट दे कैन इवन लॉस सम पार्ट सच एज अ लीफ। तो ये क्या करते हैं, ये लॉस भी लूज कर देते
देते हैं या लॉस हो जाता है उनको किनका, कुछ पार्ट्स का, जैसे कि लीव्स का। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोड्यूस, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे को प्लांट क्या करती है, प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, लीव्स भी हैं, ठीक है, लीव्स, बार्क वगैरह भी इनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, कुछ प्लांट वेस्ट जो होता है सेलुलर वैक्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव दैट फॉल ऑफ, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो लीव्स में स्टोर रहते हैं वो गिर जाते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स, आपने देखा होगा ना, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, जैसे कि ना क्विनीन होता है जो, उसमें रेजिन्स, गम्स, कुछ चिपचिपा टाइप का जो हमें दिखता है, स्ट्रिकी सब्सटेंस, तो वो नॉर्मली प्लांट्स के वेस्ट माने जाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, और प्लांट्स अपना वेस्ट मटेरियल जो होता है वो जिस ग्राउंड के आसपास वो हैं, जिस जगह पे वो हैं, वहाँ पे भी वो एक्सक्रिएट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम बोलें तो ऑक्सीजन एक वेस्ट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो एराइज होता है प्लांट्स में। दूसरा, ट्रांसपिरेशन भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसमें कि एक्सेसिव अमाउंट में वाटर लॉस होता है लीव्स की सरफेस से, तो ये क्या होता है, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है। प्लांट एक्सक्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिन्स, गम एंड एल्कलॉइड्स के फॉर्म में। और प्लांट्स ऑल्सो शेड आउट देयर लीव्स एंड बार्क, अपनी लीव्स और बार्क को भी वो क्या करते हैं, गिरा देते हैं एक टाइम के बाद, जब उन्हें लगता है कि वो उनके यूज़ का नहीं है, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे फिर एक चीज़ और पढ़ेंगे हम, जाइलम और फ्लोएम हमने पढ़ा, तो हमने उनके बीच में डिफरेंस नहीं पढ़ा था, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। जाइलम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, जाइलम की हेल्प से वाटर का कंडक्शन होता है रूट से प्लांट्स के एरियल पार्ट तक, ठीक है। फ्लोएम का क्या काम है, कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट यानी कि जो भी फूड बना है उसको क्या करता है, प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। जाइलम का काम है, जाइलम जो सेल्स होती हैं वो जैसे ही मैच्योर होती हैं तो उसकी सेल क्या हो जाती है, डेड सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हमने कहीं पे पढ़ा था, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम में हमने पढ़ा था, जैसे वो मैच्योर हो जाएगा तो वो वेस्ट हो जाता है। जबकि फ्लोएम क्या होता है, लिविंग सेल, फ्लोएम लिविंग सेल से मिलकर बनी हुई होती है। और जो फ्लो ऑफ वाटर होता है जाइलम का, वो यूनिडायरेक्शनल, हमेशा अपवर्ड होता है, नीचे की तरफ नहीं आता, हमेशा ऊपर की तरफ होता है। जबकि फ्लो ऑफ फूड बाई डायरेक्शनल, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में होता है फूड का फ्लो, ठीक है। जाइलम ट्रैकियार्ड्स और जो वेसल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर के कंडक्शन के लिए। और जो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, अब देखो जाइलम में क्या होते हैं, ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, और जबकि फ्लोएम में क्या रहते हैं, फूड के कंडक्शन के लिए फ्लोएम में प्रेजेंट रहते हैं सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ प्रेजेंट रहता है, जबकि फ्लोएम टुवर्ड्स द पेरिफेरल एंड की तरफ प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये दो हम 9th में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने आइडिया लिया, एंड आई होप कि आपको अभी इजीली ये क्वेश्चन आंसर्स कर ले रहे हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, हमने पढ़ा है, इससे पहले लेक्चर में हमने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा। व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स हमने अभी पढ़ा है। हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, तो ये भी हमने अभी पढ़ा, और लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा है। तो ये आई थिंक इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, हमने सारे जितने भी टॉपिक होते हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं हमारे टॉपिक में। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना पढ़ रहे हैं और आप कितना नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर फर्स्ट। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आई डोंट थिंक कि ये टफ पड़ रहा होगा, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे एक क्वेश्चन था, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। Here the question, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organism like human। तो diffusion की प्रोसेस के थ्रू हम क्यों insufficient है ह्यूमन बींग में या मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए। तो क्या होता है, देखो, अनलाइक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी
कॉम्प्लेक्स होती है, स्पेशलाइज टिश्यूज एंड सेल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग एक्टिविटी के लिए। तो अब इसमें क्या होता है, ये सेल और टिश्यू जो होते हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, तो सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पे क्या होता है, इनसफिशियंट होता है इनके लिए, ठीक है। और व्हाट क्राइटेरिया, ये तो बहुत ही ईजी, अगर आप किसी को लिविंग बीइंग कहेंगे तो किस बेसिस पे कहेंगे, ये हमने पढ़ लिया है। और व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म, तो क्या क्या होते हैं, फूड, ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है। फूड हो गया, ऑक्सीजन है और वाटर है, आउटसाइड रॉ मटेरियल है। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, NCERT-GM, ठीक है। कौन कौन सी, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये आई थिंक कि बहुत टफ क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपने ये सब पढ़ा है, अगर आपने टॉपिक पढ़े, लेक्चर पढ़े, तो ऐसे ही आपके आंसर आप सीधे सीधे कर लोगे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कहाँ से लेता है, तो जितने भी रॉ मटेरियल है, नॉर्मली 2 रॉ मटेरियल माने जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर से लेते हैं, वाटर कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, है ना। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन, अच्छा एक और है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक, एसिड का क्या रोल है, HCl रिलीज होता है ना, बैक्टीरिया को मारता है, माइक्रोब्स को मारता है, और पेप्सिन को काम करने के लिए एक एसिडिक मीडियम ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव एंजाइम का, डाइजेस्टिव एंजाइम बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, इनको सिंपलर वन में या स्मॉल पार्टिकल में तोड़ते हैं, ठीक है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। नेक्स्ट, what is the function of digestive enzyme, how is the small intestine designed to absorb digested food, कैसे है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, छोटे छोटे मिलियंस टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई प्रेजेंट रहते हैं। तो ये विलाई क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो इनर वॉल है इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे प्रेजेंट रहते हैं, और सरफेस एरिया इनका क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करते हैं, या सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और लार्जर इनर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यही इनर सरफेस एरिया लार्जर सरफेस एरिया होने की वजह से ये रैपिड एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड का रैपिड एब्जॉर्प्शन करने में इसमें फ़ायदा होता है, या इसके लिए ये डिज़ाइंड होती है, ठीक है। और फिर ये तो बहुत ही इजी है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फूड रेस्पिरेशन। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑक्सीजन डिजोल्व वाटर लेते हैं, तो उनका क्या होता है, उनमें जो ऑक्सीजन मिलता है रेस्पिरेशन के लिए वो कम अमाउंट में मिलता है, जबकि हम लोग क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से लेते हैं, तो एटमॉस्फेयर से लेते हैं तो हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलता है उनके कंपेरिजन में, ठीक है। तो नेक्स्ट है, what are the different way in which glucose is oxidized to provide energy in various organism। तो ये हमने पढ़ रखा है बेटा, बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा था हमने, तो ये आपको दोबारा से जाना है अपने नोट्स की तरफ, अपने लेक्चर्स की तरफ, अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो रिकॉल कीजिए इसे। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, ये भी हमने किया है। और हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इट्स वेरी इजी, सारे हम करके आ चुके हैं, ये तो हमने कर ही लिया था, ये हमने पढ़ा था। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स, ये भी हमने पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट के लिए पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है। व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड ब्लड, क्यों जरूरी है, ये हमने पढ़ा है। और साथ ही साथ व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट पढ़ा है। हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। हमने एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक में हमने क्या किया है, कवर किया हुआ है। नेफ्रॉन के बारे में हमने पढ़ा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्लांट्स कैसे, व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट, गेट रिड कैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालते हैं बाहर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। और उसके बाद व्हाट यू हैव लर्न है इसमें चैप्टर में, तो हमने क्या क्या पढ़ा है, मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स कैन बी टेकन as an indication of life, maintenance of life require processes like nutrition, respiration, transport of material within the body and excretion of waste product,
ये हम सब पढ़ के आ चुके हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड यूजिंग एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स लाइक द सन टू सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी ऑर्गेनिक मटेरियल। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ये भी ह्यूमन बींग्स भी। द फूड ईटन इज broken down by various steps along the alimentary canal and digested food is absorbed in the small intestine to be sent to all cells in the body। ह्यूमन बींग्स में जितना भी उन्होंने खाया, जितना भी डाइजेशन हुआ, वो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। और हमने पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। During the process of respiration, organic compounds such as glucose are broken down to provide energy in the form of ATP। तो respiration के टाइम पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज है उसको तोड़ दिया जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ATP के फॉर्म में। ATP इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर अदर रिएक्शन इन द सेल। तो ATP जो प्रोवाइड होती है, जो यूज़ एनर्जी है वो बॉडी के सेल्स में अदर प्रोसेसेस करने के लिए यूज़ की जाती है ये एनर्जी। रेस्पिरेशन में भी एरोबिक एंड अनएरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला हो सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस वाला हो सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन मेक्स मोर एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। In human beings, the transport of materials such as oxygen, carbon dioxide, food and excretory products is a function of the circulatory system. The circulatory system consists of heart, blood and blood vessels। ह्यूमन बींग्स में जो ट्रांसपोर्ट मटेरियल होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये फंक्शन है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है ये सब करना। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल इंक्लूड होते हैं। इन हाईली डिफ्रेंशिएटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अगर प्लांट्स की बात करें तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, मिनरल का, फूड का और अदर मटेरियल का वस्कुलर टिश्यूज़ की हेल्प से होता है, जो कि जाइलम और फ्लोएम को कंसिस्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे अब हैं अच्छा थोड़ा और है what you have learned in human being excretory products in the form of soluble nitrogen compounds are removed by the nephron in the kidney। human beings में जो excretory product होता है वो soluble nitrogen की फॉर्म में रिमूव कर दिया जाता है नेफ्रॉन्स के थ्रू, जो कि किडनी में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स यूज अ वेराइटी ऑफ टेक्निक्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल। प्लांट्स भी बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं ताकि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल सके। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट मटेरियल मे बी स्टोर्ड इन द सेल वैक्यूल्स और एज गम एंड रेजिन। तो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं सेल वैक्यूल में गम रेजिन के फॉर्म में बाहर आते हैं। रिमूव्ड इन द फॉलिंग लीव्स, तो अपने जो लीव्स होती हैं उनको गिरा देते हैं। और एक्सक्रेटेड इनटू द सराउंडिंग सॉइल में भी एक्सक्रेट करते हैं। ठीक है, नाउ हियर एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन। यस, एक्सक्रीशन के लिए होता है, न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, ये एक्सक्रीशन के लिए होता है। नेक्स्ट, जो जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ दी अबव। सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, व्हाट डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो बेटा ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में किया हुआ है। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी हमने किया हुआ है। What are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproduct, ये भी हमने पढ़ा है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कौन कौन सी प्रोसेसेस जरूरी हैं और उनके उसका बाय प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, सब पढ़ा है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, ये तो पढ़ा ही है और नेम बताने हैं। व्हाट आर द एल्विलॉय डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा है एल्विलॉय के बारे में। हाउ वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी, तो ये मैं आपको बताती हूँ। वैसे हमने हीमोग्लोबिन के बारे में भी पढ़ा था, तो इट्स नॉट वेरी टफ। तो ये क्या है, जो ऑक्सीजन रिक्वायर होता है हमें किस चीज़ के लिए चाहिए, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और ये कैरी कौन करता है, हीमोग्लोबिन, जिसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं और ब्लड पिगमेंट भी हम इसे कहते हैं। ठीक है,
हमारे ब्लड में ये प्रेजेंट रहता है। और द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अगर हम हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी बॉडी में, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो जो एवरेज हीमोग्लोबिन का परसेंट होता है वो होता है फीमेल में 13-14 बहुत अच्छा माना जाता है, और मेल में 15 to 16 बहुत अच्छा लेवल माना जाता है हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है ब्लड में, और उसके साथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। उस पर्सन को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत थकान टायर्डनेस हो सकती है, और एनर्जी बिल्कुल उसके पास नहीं रहती है, और वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा वीक, बहुत ही ज़्यादा कम वेट का, और बहुत ज़्यादा पेल वो नज़र आने लगता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के प्रॉब्लम ये होते हैं अगर हीमोग्लोबिन बॉडी में नहीं है। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ describe double circulation of blood in human beings. Why is it necessary? हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, आप उसे रिकॉल कीजिए। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम? तो डिफरेंस मैंने अभी आपको बताया जाइलम और फ्लोएम के बीच में। नेक्स्ट, कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हमने किडनी के नेफ्रॉन के बारे में भी पढ़ा है, लंग्स के एल्वियोलाई के बारे में भी पढ़ा है। तो उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और उनके फंक्शन के बेसिस पे आपने इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो मेक श्योर कि जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपके ये सारे क्वेश्चन भी उसमें आने चाहिए। मीन्स कि अगर वो सारे आपके नोट्स में ये क्वेश्चन आ जा रहे हैं, जैसे कि हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, ये आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किया है, आपने ये मेंशन किया, तो आपको ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन है वो उन नोट्स में ज़रूर इंक्लूड होने चाहिए, मीन्स कि इनके आंसर्स वहाँ होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ बुक के अंदर के जो क्वेश्चन है हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। ज़रूरत है आपको बस रिकॉल करने की। अगर आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो आप दोबारा से वीडियोस देखिए, आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे, आपको ऐप पे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप दोनों जगह पढ़िए, दोबारा से पढ़िए, और आपको जो समझ में नहीं आता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तब तक के लिए आपको रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं। हैव ए नाइस डे।